नमस्कार, मैं अनुराग कुमार। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष जिस विषय को लेकर के वीडियो व्याख्यान के लिए उपस्थित हुआ हूँ उसका शीर्षक है भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं तथा उनका विकास। आइए हम इस वीडियो व्याख्यान के प्रमुख बिंदुओं पर विचार करें। ये कौन से प्रमुख बिंदु हैं जिन पर इस वीडियो व्याख्यान में चर्चा होनी है? तो उनमें से जो प्रमुख बिंदु हैं वो हैं भारोपीय भाषा परिवार का महत्व, भारोपीय भाषा परिवार का परिचय, भारोपीय भाषा परिवार की विशेषताएं, भारोपीय भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं, भारोपीय भाषा परिवार का विभाजन, केंटुम एवं सतम वर्ग की भाषा के रूप में भारोपीय भाषा परिवार को किस तरह से बांटा गया है। इन तमाम बिंदुओं पर हम इस पूरे वीडियो व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं कि भारोपीय भाषा परिवार का जो परिचय है, हम जानें कि यह क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया की सभी भाषाओं को परिवारों में बांटा गया है। तो भारत और यूरोप, भारत यानी कि जो एशिया पैसिफिक है, इसकी जो भाषाएं हैं और जो यूरोप की भाषाएं हैं, उन्हें कैसे और किन कारणों से एक दूसरे के समीप ले आया गया है और इसे एक परिवार माना गया है। तो सबसे पहले हम यह देखें कि ये जो नाम है ये एक बारगी, जिसको कहा जाए कि एक बार में ही हमारे सामने नहीं आया है। इसके कई नाम आए अध्ययन के दरमियान, कई नामों के साथ भारोपीय भाषा परिवार हमारे सामने उपस्थित होता है। तो यूँ कह सकते हैं कि भारोपीय भाषा परिवार जो है वह विवाद से ग्रस्त रहा है शुरू से ही लेकर बाद तक के दिनों में। सबसे पहले मैक्स मूलर ने जो इस परिवार का नाम दिया था इंडो जर्मनिक, लेकिन ये जो नाम दिया था ये बहुत सार्थक नहीं सिद्ध हुआ, या यूँ कहें कि चर्चा में बहुत दिनों तक नहीं रहा। इसके बाद फिर इसका नाम इंडो कैल्टिक हुआ, ये भी बहुत दिनों तक स्वीकृत नहीं हुआ। इसका एक नाम संस्कृत या सांस्कृतिक भी रखा गया, जिसके पीछे यह धारणा थी कि संस्कृत भाषा ही इस परिवार की समस्त भाषाओं की जननी है, लेकिन यह भी नाम स्वीकृत नहीं हुआ। इसके बाद इस परिवार के बहुत सारे नाम आए, जैसे कुछ उदाहरण मैं बताऊं कि जफाइट, आर्य, काकेशियन, इंडो हित्ताइत आदि कई नाम जो विद्वानों ने, भाषाविदों ने रखे, लेकिन प्रमाण और तर्क के ज़मीन पर कुछ कुछ कारणों से, तर्कों से इन नामों को खारिज किया गया। और जो नाम बहुत चर्चा में आया, यूँ कहें कि जिस नाम से यह परिवार स्थापित है और आज तक स्थापित है, वह नाम इंडो यूरोपियन परिवार या कहें इंडो यूरोपियन फैमिली, तो ये नाम इसका प्रचलित हुआ और जिसका हिंदी तर्जुमा होगा भारोपीय भाषा परिवार। तो इस रूप में हम देखें तो यह जो परिवार है भारोपी भाषा परिवार एक लंबी, अपने नामकरण की एक लंबी यात्रा तय करता है। पाश्चात्य भाषाविदों ने इस नाम को सर्वाधिक सार्थक और उपयुक्त मानते हुए तर्क दिया है और अब यह चलन में है और स्वीकृत भी है। तो इस भाषा परिवार का जो महत्व है, उस महत्व पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करें कि भारोपी भाषा परिवार का जो महत्व है वो विश्व की जो तमाम भाषाएं हैं उन भाषा परिवारों में सर्वोपरि है। ऐसा इसलिए भी है कि भारोपी भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं भारत से लेकर यूरोप तक बोली समझी जाती हैं। भारोपी भाषा परिवार का क्षेत्र उत्तरी भारत से आगे ईरान, आर्मेनिया से आगे ब्रिटेन और ब्रिटिश द्वीपों के पश्चिमी भागों तक फैला हुआ है। इस भाषा परिवार की भाषाएं जो है वो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि में भी बोली जाती हैं। एक बड़ा व्यापक जिसको कहा जाए कि इसका क्षेत्र है। इसका साहित्य और लिपि संपन्न और प्राचीनतम है। इस भाषा परिवार का अध्ययन सबसे ज़्यादा हुआ है। इस भाषा परिवार को सर्वाधिक विकसित भी कहा जाता है। इस भाषा परिवार की भाषाओं को बोलने वाले सर्वाधिक लोग भी हैं। अंग्रेजी इस परिवार की मुख्य भाषा है। अंग्रेजी आज विश्व के सर्वाधिक देशों में के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्य, व्यापार, संवाद आदि के लिए पुल का काम कर रही है।
महत्व जो इस भाषा परिवार का है वो ये है कि इस परिवार की भाषाओं को बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है विश्व में। इस परिवार में अन्य भाषा परिवार की तुलना में अधिक भाषाएं तथा बोलियां शामिल हैं। भारोपी भाषा परिवार को श्लिष्ट योगात्मक कहा जा सकता है। भारोपी भाषा परिवार की जो विशेषताएं हैं उन पर हम एक नज़र दौड़ाएं। इस परिवार की जो धातुएं हैं, यानी भाषा की जो धातुएं हैं जिनसे शब्दों का निर्माण होता है, वो एक अक्षर मानी जाती हैं। विभिन्न स्थानों पर विकसित होने के कारण इस परिवार की भाषाएं प्रत्यय प्रधान हैं। अपने मूल रूप में इस परिवार की भाषाएं श्लिष्ट, योगात्मक और बहिर्मुखी विभक्ति प्रधान हैं। प्रारंभ में इस परिवार की भाषाएं योगात्मक थीं। जाहिर सी बात है कि जब भाषा का विकास होता है तो भाषा अपनी जटिलताओं से सरलता की ओर प्रसरित होती है, विस्तार लेती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो श्लिष्ट योगात्मकता इस भाषा का आरंभिक स्वरूप रहा वह बाद में बदलता है और यह बहिर्मुखी विभक्ति प्रधान होनी शुरू होती है। प्रारंभ में इस परिवार की भाषाएं योगात्मक थी, कालांतर में 2-1 को छोड़कर शेष वियोगात्मक हो गईं। भारोपी परिवार की भाषाओं में पूर्व सर्गों यानी प्रीफिक्स के प्रयोग से शब्दों के अर्थ बदले जाते हैं। इस परिवार की भाषाएं समास बहुला हैं। भारोपी परिवार में समास के द्वारा शब्दों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। ये इसके कुछ जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं इस परिवार की, इस पर जरा हम लोग एक नज़र दौड़ाएं। तो इस भारोपी परिवार की जो प्राचीन भाषाएं हैं वे हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, प्राचीन फ्रांसीसी, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन आदि। आधुनिक जो भाषाएं हैं महत्वपूर्ण, उन पर हम एक नज़र दौड़ाएं तो अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतालवी, फारसी, हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती इत्यादि आधुनिक भाषाएं हैं। और बहुत सारी भाषाएं हैं आधुनिक विकसित इस परिवार की। इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है उस पर हम नज़र दौड़ाएं तो इस भाषा परिवार, यह भाषा परिवार भौगोलिक दृष्टि से भी एक काफ़ी विस्तार लिए हुए है। तो इसकी अगर हम चौहद्दी पर बात करें तो देखते हैं कि यह एशिया और यूरोप में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, रोमानिया, रूस, यूक्रेन आदि और अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अनेक भागों में बोला जाने वाला भाषा परिवार है। इस परिवार का जो विभाजन हुआ है उस पर हम लोग गौर करें तो परिवार का जो विभाजन है उस पर एक जिसको कहा जाए जो आधार बना करके विभाजन हुआ उससे हम कहते हैं कैंटुम और सतम। तो यह परिवार कैंटुम यानी यह शब्द लैटिन का है जिसका अर्थ होता है 100, और सतम यह शब्द अवेस्ता का है जिसका अर्थ है 100। दोनों का अर्थ, कैंटुम का अर्थ भी 100 है और सतम का भी अर्थ 100 है। कैंटुम लैटिन का शब्द है और सतम अवेस्ता का शब्द है। तो इस रूप में देखा जाए तो इसकी 2 शाखाएं बनाई गईं और उसको चिन्हित करने का जो तरीका अपनाया गया वो इसी आधार को लेकर के, क और स के भेद को लेकर, क और स के ध्वनि के भेद को लेकर के ये आधार बनाया गया। भाषा चिंतक अस्कोली ने यह खोज की थी, यह धारणा या जिसको कहा जाए धारणा, इस कॉन्सेप्ट को बनाया था। उनके अनुसार मूल भारोपी जो भाषा है उसकी जो कंठ ध्वनियाँ हैं यानी क, ख, ग, घ, कुछ भाषाओं में तो कंठ रहीं परंतु कुछ भाषाओं में वे ऊष्म ध्वनियों में बदल गई। इस मत की पुष्टि के लिए शत यानी सी, अंग्रेजी का सी और हिंदी का स हम कहें, शब्द को मूलाधार बनाया गया। यानी कि श या स का उच्चारण जिन भाषाओं में क के समान पाया गया उन्हें तो कैंटुम वर्ग की भाषाओं में रखा गया, लेकिन जिन भाषाओं में श अथवा स का उच्चारण श या स के रूप में बना रह गया उन्हें सतम वर्ग में रखा गया, यानी वे सतम वर्ग में रहे। इस तरह से अगर हम देखें तो यह धारणा ये कहती है या यह जो कॉन्सेप्ट है यह कहता है कि भारोपी भाषा परिवार की जिन भाषाओं में श
और स ध्वनियाँ यथावत बनी रहें, श की जगह स का प्रयोग भले हो रहा हो लेकिन क का प्रयोग नहीं हुआ, वे सतम वर्ग में रहेंगी। लेकिन श और स की ध्वनियों की जगह जहाँ पर जिन भाषाओं में क का प्रयोग हुआ, क ध्वनियों का प्रयोग हुआ, वे कैंटुम परिवार में रहेंगी। तो इस तरह से दो वर्ग, भारतीय भाषा परिवार को दो वर्गों में बांटा गया, कैंटुम वर्ग और सतम वर्ग। इन वर्गों में प्रथम वर्ग पश्चिम या यूरोप की भाषाओं से संबंध रखता है और दूसरा वर्ग पूर्वी या एशिया की भाषाओं से संबंध रखता है। इसको अगर हम एक तरह से चार्ट बना करके देखें तो हम देखेंगे कि कितनी भाषाएं इसमें आती हैं। तो भारोपी भाषा परिवार की भाषाओं को भाषाविदों ने पश्चिमी वर्ग और पूर्व वर्ग नाम से भी संबोधित किया है, हालांकि ये बहुत बाद में चल नहीं पाया। कैंटुम वर्ग और सतम वर्ग की भाषाओं को लेकर के देखा जाए तो कुल 11 शाखाएं स्वीकार की गई हैं। कैंटुम वर्ग की 6 और सतम वर्ग की 5 शाखाएं स्वीकार की गई हैं। हम देखते हैं कि कैंटुम वर्ग की जो 6 शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कैंटुम वर्ग की पहली शाखा है केल्टिक, जिसको केल्टी भी कहते हैं। दूसरी है ट्यूटॉनिक, यानी ट्यूटानी भी इसको कहते हैं। तीसरी है लैटिक, इसको इटाली भी कहते हैं। चौथी है ग्रीक, पांचवी है हिट्टाइट और छठी है तोखारी। ये 6 कैंटुम वर्ग की भाषाएं हैं। और सतम वर्ग की जो भाषाएं हैं वे हैं आर्मेनियन, जिसको आर्मेनी भी कहते हैं। कुछ विद्वान इसे सतम वर्ग में नहीं मानते, इसे समाहित कर लेते हैं ये इंडो आर्यन उसमें। तो इसलिए ये चूँकि इस भाषा की अपनी बाद के अध्ययनों में यह प्रमाणित हुआ है कि आर्मेनियन जो है सतम वर्ग की भाषा, ये क्यों अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सतम वर्ग की भाषा के रूप में आर्मेनियन, आर्मेनी, बाल्टिक यानी बाल्टी इसको कहा गया, स्लाविक, स्लावा भी कहते हैं इसको, अल्बानी या इलीरियन भी कहते हैं। हालांकि इलीरियन अब भाषा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये अल्बानी का प्रयोग होता है, उसको इलीरियन भी कहते हैं। आर्य या भारत ईरानी यानी आर्यन इंडो ईरानी, ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो 11 यूरोपीय भाषा परिवार की शाखाएं हमें भाषा शाखाएं दिखाई देती हैं। इस पर विद्वान अपनी चर्चा करते हैं कैंटुम वर्ग के रूप में और सतम वर्ग के रूप में। तो सबसे पहले हम आते हैं कैंटुम वर्ग की भाषा पर हम विचार करते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली भाषा है वो केल्टिक है, जिसको हम कहेंगे केल्टिक शाखा। तो कैंटुम वर्ग की यह जो भाषा है लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। पूर्व में इस शाखा के बोलने वाले लोग मध्य यूरोप, उत्तरी इटली, स्पेन, एशिया माइनर, ब्रिटेन, फ्रांस आदि में रहते थे। वर्तमान में यह आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के वेल्स, कार्नवाल तथा फ्रांस के ब्रिटेन प्रदेशों में बोली और बढ़ती जाती है। केल्टिक तथा इटैलिक उपवर्ग की भाषाओं में काफ़ी समानता दिखाई देती है। केल्टिक भाषा के बोलने वालों की संख्या लगभग 40 लाख है। 13 लाख व्यक्ति आयरिश, 13 लाख ब्रिटेन तथा 13 लाख के ही आसपास वेल्स बोलने वाले लोग हैं इस केल्टिक शाखा के भीतर। दूसरी भाषा है ट्यूटानिक या जर्मनिक। ट्यूटन शब्द जर्मन तथा अंग्रेज आदि का विरोध कराने वाला शब्द है, यानी एक तरह से देखा जाए तो रेस कह सकते हैं का बोध कराने वाला शब्द है। तो इस शब्द के आधार पर इसे जर्मनिक या जर्मनी नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत अंग्रेजी, जर्मन, डच, आइसलैंडिक, स्वीडिश, डेनिश तथा नॉर्वेजियन आदि भाषाएं आती हैं। इस उपवर्ग की सबसे प्राचीन भाषा गाथिक है। पुनः इस बात पर गौर करें कि इस उपवर्ग की जो सबसे प्राचीन भाषा है वह गाथिक है। ट्यूटानिक बोलने वालों की संख्या 60 करोड़ से ज़्यादा है। इसके अंतर्गत 45 करोड़ व्यक्ति अंग्रेजी, 13 करोड़ व्यक्ति जर्मन तथा 2 करोड़ से ऊपर जो व्यक्ति हैं वो स्कैंडिनेवियन या नॉर्वेजियन, स्वीडिश, डेनिश, आइसलैंडिक भाषाएं बोलते हैं। तीसरा कैंटुम वर्ग की जो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा उपशाखा है वह है लैटिन या इटैलिक। इसे इटैलिक या इटाली शाखा भी कहते हैं।
इस उपवर्ग की भाषाएं इटली, रोम, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन आदि देशों के द्वारा अमेरिका और अफ्रीका में स्थापित किए गए उपनिवेशों में बोली जाती हैं। जो इनके उपनिवेश रहे वहाँ पर ये भाषाएं जा कर के वहाँ स्थापित हुई। तो यह प्राचीन रोम राज्य की राजभाषा थी। विशाल रोमन साम्राज्य की भाषा होने के कारण लैटिन में एक रूपता के बजाय विविधता दिखाई देती है। ये अंतर है। तो साहित्यिक लैटिन संस्कृत की तरह बोलचाल से दूर मात्र धार्मिक अनुष्ठानों और साहित्य का माध्यम थी। यूरोप में बोली जाने वाली भाषाओं पर लैटिन का प्रभाव देखा जा सकता है। लैटिन उपवर्ग की भाषा बोलने वालों की कुल आबादी लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा है। लैटिन उपवर्ग की भाषा पुर्तगाली बोलने वाले 10 करोड़ से ऊपर, रोमानी बोलने वाले 4 करोड़, फ्रांसीसी बोलने वाले 11 करोड़, इटालियन बोलने वाले 8 करोड़ और स्पेनी बोलने वाले 17 करोड़ हैं। अब हम आते हैं चौथी जो केंटुम वर्ग की भाषा है, ग्रीक या हेलेनिक। ग्रीक या हेलेनिक भूमध्य सागर, एशियन सागर तथा साइप्रस देशों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। कवि होमर को हम याद करें कि कवि होमर ने अपने महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी को इसी भाषा में लिखा था। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के भी जो ग्रंथ हैं वो इसी भाषा में हैं। वैदिक संस्कृत से ग्रीक भाषा की निकटता यहाँ पर देखी जा सकती है। संगीतात्मकता तथा स्वराघात जिस तरह वैदिक संस्कृत में मौजूद हैं, उसी तरह से ग्रीक भाषाओं की भी ये विशेषता है, ये संगीतात्मकता और स्वराघात। संस्कृत के परस्मय पद तथा आत्मनेय पद के समान ही इसमें एक्टिव तथा मिडिल वॉइस मिलता है। ये समीपता दोनों में दिखती है। द्विवचन, निपात तथा समास विषयक जो समानताएं हैं वो दोनों में मौजूद हैं, यानी ग्रीक और संस्कृत में। इस परिवार की अन्य जो भाषाएं हैं वो हैं लोकानियन, कारिथियन, मेसेनियन, थुनसैलेनियन, मेगारन, लाम्बोन, इयोनिक तथा एटिक। ये तमाम जो और भाषाएं हैं ये ग्रीक तथा हेलेनिक की अन्य भाषाएं हैं। ग्रीक बोलने वालों की जो संख्या है वो लगभग 1 करोड़ है, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है। पांचवी जो केंटुम वर्ग की भाषा है वह है हिट्टाइट। इस भाषा का जबकि कोई अब अस्तित्व नहीं है, यह एक तरह से कहा जाए कि उत्खनन में पाए गए किलाक्षरों के माध्यम से इस भाषा के बारे में जानकारी मिली थी। तो 19वीं शताब्दी में एशिया माइनर के बोगास्कोई नामक जगह की खुदाई करते हुए जो कुछ किलाक्षर मिले थे, लिखित किलाक्षर, उनके आधार पर मिस्टर ह्यूगो विंकलर ने पहली बार इस भाषा के बारे में लिखा था। विद्वानों ने इससे आरंभ में अनिश्चय वर्ग की भाषा में मान लिया था, लेकिन हांजी ने, बाद के जो भाषाविद रहे, उन्होंने इसे भारोपी परिवार की भाषा माना। जब उन्होंने इसका अध्ययन किया तो अध्ययन के दरमियान जो विशेषताएं उन्हें प्राप्त हुई मिली, उन विशेषताओं के बरक्स उन्होंने हिट्टाइट को केंटुम भाषा की यानी भारोपी भाषा परिवार की भाषा मानते हुए उसमें समाहित किया। यही कारण है कि विद्वानों ने इसे केंटुम वर्ग की भाषा में रखना उचित समझा। बावजूद इसके कुछ लोग इसे सेमेटिक परिवार के अंतर्गत मानने को तैयार हैं, कुछ लोग इसकी व्यक्तियों तथा सर्वनाम के आधार पर इसे लैटिन के निकट मानते हैं। बावजूद इसके अभी तक के जो अध्ययन हैं उन अध्ययनों में हिट्टाइट को केंटुम भाषा में, केंटुम वर्ग में रखने की जिसको कहा जाए कि ज़्यादातर वकालत मिलती है। इसके बाद जो केंटुम वर्ग की भाषा है वो है तोखारी। तोखारी भाषा का व्यवहार अनुमानतः 7वीं शताब्दी तक होता रहा। इसके बाद यह भाषा लुप्त हो गई। रूसी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी तथा जर्मन भाषाविदों ने एशिया के तुर्फान प्रदेश में 20वीं शताब्दी के शुरू में अनुसंधान कर तोखारी भाषा की खोज की थी। इस अनुसंधान में ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि में लिखित कुछ दुर्लभ ग्रंथ भी उपलब्ध हुए हैं। इन ग्रंथों का गंभीर अध्ययन करने पर यह तय किया गया कि यह भाषा भारोपी परिवार की केंटुन शाखा की ही है। इस संपूर्ण अध्ययन में प्रोफेसर सेगन की
महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने तोखारी को केंटुम वर्ग में समाहित करने की वकालत की और अपने अध्ययन में इस बात को प्रमाणित किया उन्होंने। इस तरह से हम देखते हैं कि केंटुम वर्ग की ये 6 प्रमुख उपशाखाएं हमें भाषा शाखाएं दिखाई देती हैं। अब है महत्वपूर्ण शतम वर्ग, भारोपीय शाखा, भारोपीय भाषा परिवार की यह जो शतम वर्ग है, इसमें कुल मिलाकर के 5 भाषा उपभाषाएं मौजूद हैं, उपभाषाओं की शाखाएं मौजूद हैं, जिसमें पहला है आर्मेनियन या आर्मेनी। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि ये आर्मेनिया जो प्रदेश है वहाँ की यह भाषा है और उसी प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर ही इस यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा का नाम आर्मेनियन पड़ा। ये भाषा लगभग 700-800 वर्षों से चलन में है, यानी प्राचीन भाषा है। ये आरंभ में आर्मेनिया पर ईरान का आधिपत्य था। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही कहा कि कुछ विद्वान इसे ईरानी शाखा में समाहित करने की बात करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि चूँकि ईरान का प्रभाव था, तो ईरानी बहुत सारे जो ईरान की भाषा के जो शब्द थे उसका प्रभाव था यहाँ पर होने, आर्मेनियन पर होने के कारण उसे वहाँ पर समाहित करने की बात होती है। तो विद्वानों में मतभेद है। बावजूद इसके कुछ विद्वान इसे शतम वर्ग की भाषा के रूप में स्वीकार करने की वकालत करते हैं। यहाँ हम उसी आधार को मानते हुए आर्मेनियन या आर्मेनी को शतम वर्ग की भाषा मान रहे हैं। तो चूँकि ईरान का आधिपत्य था आर्मेनिया पर और इसके कारण ईरानी भाषा के 2000 से ज़्यादा शब्द आर्मेनियन भाषा में अनेक चरणों में प्रविष्ट हुए। तो इस तरह से अध्ययन के दरमियान ये जो ईरानी शब्द थे, इन्होंने इस भाषा के जो अपने भाषा का जो अपना अस्तित्व था, उस अस्तित्व को इंडो आर्यन में समाहित कर लिया था। तो आर्मेनियन या आर्मेनी भाषा पर ईरानी भाषा के प्रभाव के कारण अनेक भाषाविदों ने आरंभ में आर्मेनियन भाषा को ईरानी की ही शाखा मान लिया था और जब इसे स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिया गया तो उसके पीछे एक लंबा और गंभीर अनुसंधान था, जिसमें इसे स्थापित किया गया कि यह एक अलग भाषा है और इसका अध्ययन इस रूप में किया जाना चाहिए, ईरानी के प्रभाव को हटाकर ध्यान में रख करके। इसमें ईसाई साहित्य बहुत मिलता है, जिसकी प्रधानता है। वर्तमान में यह जो भाषा है वह काला सागर और काकेसस पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में बोली और बरती जाती है। व्याकरणिक लिंग का अभाव इस भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है। व्याकरणिक लिंग का अभाव है इस भाषा में। अनुमानतः इसे बोलने वालों की संख्या 50 लाख से ऊपर है। शतम वर्ग की जो दूसरी महत्वपूर्ण भाषा है वह है बाल्टिक। बाल्टिक भाषा की 3 भाषाएं हैं इस उपशाखा की। पहली है प्राचीन पर्शियन और दूसरी है लिथुआनियन और तीसरी है सैटी या लेटिश। प्राचीन पर्शियन का क्षेत्र पश्चिम में विस्चुला नदी तथा पूर्व में निमेन नदी के मध्य था। यह भाषा 16वीं शताब्दी में प्रयुक्त होती थी। इसके बाद यह भाषा विलुप्त हो गई। लुथुआनियन जो दूसरी भाषा है, लुथुआनियन प्राचीन पर्शियन भाषा क्षेत्र के उत्तर पूर्व में स्थित लुथुआनिया प्रदेश की बोली है। लुथुआनिया रूसी से काफ़ी प्रभावित है क्योंकि लुथुआनिया प्रदेश सोवियत संघ का अंग था। लैटी जो तीसरी भाषा है, लैटी या लैटिस भाषा लाटविया प्रदेश की भाषा है। यह प्रदेश लिथुआनिया के उत्तर तथा उत्तर पूर्व में स्थित है। वस्तुतः यह डबीना नदी की तटवर्ती भाषा है। यह प्रदेश भी सोवियत संघ का ही एक अंग था। लैटिस भाषा लिथुआनिया से कुछ ज़्यादा समृद्ध है। अगली भाषा है स्लाविक। स्लाविक भाषा की 3 उपशाखाएं हैं। पहली है पूर्वी स्लाविक, दूसरी पश्चिमी स्लाविक और तीसरी है दक्षिणी स्लाविक। पूर्वी स्लाविक उस उप शाखा में महारूसी जो कि रूस में बोली जाती है, श्वेत रूसी रूस के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, लघु रूसी जो यूक्रेन में बोली जाती है। उसी तरह से पश्चिमी स्लाविक शाखा में पोली, चेक तथा स्लोवाक भाषाएं हैं। दक्षिणी स्लाविक शाखा में बुल्गारी, सर्वोचोती तथा स्लोवेनी भाषाएं आती हैं। महारूसी रूस की राष्ट्रभाषा है, इसका केंद्र मॉस्को है। 18वीं शताब्दी में रूस साहित्य का खूब विकास हुआ, रूसी साहित्य का, जो इसी भाषा में है।
पोली पोलैंड की भाषा है जो साहित्य संपन्न है। चेक चेकोस्लोवाकिया में बोली जाने वाली भाषा है। बुल्गारी भाषा बुल्गारिया में बोली जाती है। ये बहुत ही प्राचीन भाषा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार स्लाविक बोलने वालों की संख्या लगभग 40 करोड़ है। इनमें से 27 करोड़ व्यक्ति रूसी, 5 करोड़ लघु रूसी, 4 करोड़ पोली, 1.5 करोड़ चेक, 2 करोड़ व्यक्ति सर्वक्रांति तथा 1 करोड़ बुल्गारी बोलने वाले हैं। अगली जो भाषा है 7वें वर्ग की, वह है अल्बानी। अल्बानिया यूगोस्लाविया, यूनान तथा एड्रियाटिक सागर से घिरा हुआ पहाड़ी देश है। इसकी भाषा अल्बानी है या इलीरियन भी कहते हैं, जैसा मैंने पूर्व में बताया था। अल्बानी भाषा अल्बानिया के अलावा इटली, यूनान तथा सिसिली में भी बोली जाती है। अल्बानी भाषा की एक शाखा इलीरियन भी थी जिसका अस्तित्व अब विद्यमान नहीं है। वर्तमान में शेष रह गई अल्बानी भाषा पर तुर्की, यूनानी तथा वेनिस आदि भाषाओं का गहरा प्रभाव है। 15वीं शताब्दी से ही अल्बानी भाषा का प्राचीनतम साहित्य उपलब्ध होता है। अल्बानी भाषा को बोलने वालों की संख्या 50 लाख से ज़्यादा है। अगली और अंतिम जो बड़ी महत्वपूर्ण भाषा शाखा है भारोपी भाषा परिवार की, वो है भारत ईरानी यानी इंडो ईरानियन। भारत ईरानी भाषा शाखा को आर्य तथा हिंदी ईरानी नाम से भी जाना जाता है। विद्वानों का मानना है कि भारोपी शाखा का प्राचीन और विशुद्ध साहित्य भारत ईरानी भाषा शाखा में ही मिलता है। ऋग्वेद, जेंदवेस्ता इसी भाषा शाखा में उपलब्ध ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इस भाषा समूह का विस्तार क्षेत्र भारत में कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात प्रांत तक है और भारत से बाहर इसका विस्तार क्षेत्र ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल तथा पाकिस्तान के सिंध एवं बलूच प्रांत तक है। भारत ईरानी भाषा शाखा को 3 उपशाखाओं में विभक्त किया जाता है: ईरानी भाषाएं, दरद भाषाएं और भारतीय आर्य भाषाएं। ईरानी भाषाओं के अंतर्गत फारसी, पहलवी, अवेस्ता, पश्तो, बलूची तथा पामीरी भाषाएं शामिल हैं। दरद भाषाओं के अंतर्गत दादरी, काफिरी, पैसाची, खोवारी भाषाएं शामिल हैं और भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत 3 कालखंडों की भाषाओं को समाहित किया जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और उत्तर वैदिक संस्कृत, जिसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। उसी तरह से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जिनमें है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं अभट्ट, जिनका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और जो तीसरा कालखंड है वह है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, जिसका कालखंड है 1000 ईस्वी से अद्यतन आज तक। इसमें जो प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, उड़िया, बंगला, असमिया, गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी आदि। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सतम एवं कैंटुम वर्गीकरण को अब स्वीकार नहीं किया जाता। इस रूप में देखा जाए तो भारोपी परिवार की सीधे 11 केल्टिक, इटैलिक, जर्मनिक, हेलेनिक, हित्ती, तोखारी, इलीरियन, बाल्टी, स्लाविक, अर्मेनियन तथा भारत ईरानी शाखाएं मानी जाती हैं। अब ये जो एक पूरा का पूरा हम लोगों ने भारोपी भाषा परिवार के बारे में एक जो विस्तृत जानकारी हम लोग अभी एक दूसरे को दिए, आशा है कि भारोपी भाषा परिवार से संबंधित जो जानकारी आप तक पहुंचाई गई है वह आपको समृद्ध करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी को धन्यवाद।